त्योहारों का समय और ऐसे में मौसम में एक अलग ही उत्साह सा दिखता है। जब पर्व त्योहारों का समय आता है ना, तो हम में एक अलग सी ऊर्जा आ जाती है, एक उमंग आ जाता है, एक उत्साह आ जाता है और पता है सुपर खुश होते हैं हम सभी। तो चलिए आपकी खुशियों में इजाफा करते हुए हम आपके साथ हैं अपने कार्यक्रम बिहार बिहान को लेकर के। आज बात करेंगे सबसे पहले हिंदी की। हिंदी हमारी मातृभाषा एवं राजभाषा है और साथ ही दर्शकों हमारी राष्ट्रीय अस्मिता और गौरव का प्रतीक है। सच पूछिए तो हिंदी हमारे पूरे देश को भावनात्मक रूप से जोड़ती है। हम अपनी सभी भावनाओं को बहुत ही आसानी से, सरलता से हिंदी में व्यक्त कर पाते हैं। तो अब ऐसे में हिंदी भाषा की समृद्धता से सबको परिचित कराने का और इसे लोकप्रियता दिलाने का की बहुत ही आवश्यकता है। और साथ ही ये भी कहूँगी कि समय के बदलाव के साथ साथ जो बैंकिंग प्रक्रियाएं हैं उसमें जो डिजिटलीकरण हुआ है उससे भी अवगत कराना और उसे भी जानना बेहद आवश्यक है। तो इन दोनों महत्वपूर्ण विषयों पर आज के कार्यक्रम बिहार बिहान में बातचीत पर कार्यक्रम की शुरुआत करूँगी उस महत्वपूर्ण बात से जो जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। आप भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जब विपरीत परिस्थितियां हों तब हम उसका सामना अच्छी तरह से कर सकें, दृढ़ता से खड़े रहें, क्योंकि कहते हैं कि अगर बुरा वक्त आया है तो अच्छा वक्त उसके साथ साथ आने वाला है। इस प्रक्रिया में हमारे लिए बहुत सहायक होते हैं अनमोल वचन, महापुरुषों के कथन। और कार्यक्रम की सुंदर शुरुआत हमारे पहले सेगमेंट अनमोल वचन से। आइए नजर डालते हैं। मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीजें नहीं बदल सकता। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब हमारी अपनी भाषा हिंदी की बातें। हिंदी भाषा का गौरवशाली इतिहास रहा है। ये जनमानस की भाषा है और हम सभी को एक सूत्र में जोड़ती है। समय के साथ साथ बहुत सारी चुनौतियां भी हिंदी भाषा के समक्ष है और बहुत सारी संभावनाएं भी हिंदी के साथ हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं राजभाषा हिंदी, संभावनाएं एवं चुनौतियाँ, इसी विषय पर आधारित एक सॉफ्ट स्टोरी। आइए देखते हैं। राजभाषा की अवधारणा का अर्थ है वह भाषा जो किसी राज्य या देश की आधिकारिक और प्रशासनिक कार्यों में प्रयोग होती है। भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, लेकिन इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। राजनीतिक चुनौतियां। भारत में भाषाएं अक्सर राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग की जाती हैं। कई राजनीतिक दल अपनी विचारधारा को स्थापित करने के लिए भाषा को एक उपकरण के रूप में देखते हैं। यह भाषा का विभाजन और राजनीतिक मतभेदों को बढ़ावा देता है, जिससे राजभाषा की भूमिका कमजोर हो जाती है। कई क्षेत्रीय भाषाएं भारतीय समाज में गहरे बैठी हुई हैं। जब केंद्र सरकार हिंदी को प्राथमिकता देती है तो क्षेत्रीय भाषाएं पीछे छूट जाती हैं। इससे उन भाषाओं का संरक्षण और विकास प्रभावित होता है जो स्थानीय संस्कृति और पहचान का अभिन्न हिस्सा है। सामाजिक चुनौतियां। भारत की शिक्षा प्रणाली में हिंदी और अन्य भाषाओं के प्रति भिन्नता है। कई स्थानों पर स्थानीय भाषाओं में शिक्षा का अभाव होता है। इससे छात्र समुदाय में राजभाषा के प्रति नकारात्मकता उत्पन्न होती है, क्योंकि छात्रों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा पाने का अधिकार नहीं मिल पाता। भाषाई भेदभाव भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। कई लोग अपनी मातृभाषा को छोड़कर हिंदी या अंग्रेजी बोलने में गर्व महसूस करते हैं, जबकि अन्य भाषाएं नीच समझी जाती हैं। इससे समाज में तनाव और विभाजन पैदा होता है। सांस्कृतिक चुनौतियां। भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि यह संस्कृति का भी प्रतिनिधित्व करती है। जब एक भाषा को प्राथमिकता दी जाती है तो अन्य भाषाओं और उनकी संस्कृतियों को नजरअंदाज किया जाता है। इससे सांस्कृतिक विविधता में कमी आती है। भाषाई विविधता का संरक्षण महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। राजभाषा के प्रचार प्रसार में केवल हिंदी को प्राथमिकता देना अन्य भाषाओं और उनके सांस्कृतिक पहलुओं को नजरअंदाज करना है। तकनीकी चुनौतियां। आज के डिजिटल युग में टेक्नोलॉजी का उपयोग
भाषा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि अधिकांश तकनीकी उपकरणों और सॉफ्टवेयर में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के लिए समर्थन की कमी है। इससे लोगों के लिए राजभाषा को समझना और उपयोग करना कठिन हो जाता है। हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की तकनीकी अनुकूलता भी एक चुनौती है। यदि सॉफ्टवेयर और उपकरण इन भाषाओं को स्वीकार नहीं करते हैं तो उपयोगकर्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भविष्य की संभावनाएं। राजभाषा की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भाषा संवर्धन के लिए ठोस उपाय किए जाने की आवश्यकता है। शिक्षा प्रणाली में सुधार, भाषाई संवर्धन कार्यक्रम और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से हिंदी और अन्य भाषाओं का संरक्षण संभव है। डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर भाषाई समर्थन बढ़ाने की आवश्यकता है। सरकारी और निजी क्षेत्रों को मिलकर काम करना होगा ताकि तकनीकी विकास में सभी भारतीय भाषाओं को शामिल किया जा सके। राजभाषा की चुनौतियां न केवल राजनीतिक और सामाजिक हैं, बल्कि ये सांस्कृतिक और तकनीकी भी हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। केवल राजभाषा को बढ़ावा देने से काम नहीं चलेगा। हमें सभी भाषाओं और उनकी संस्कृतियों का सम्मान करना होगा ताकि भारत की भाषाई विविधता को सुरक्षित रखा जा सके। इस प्रकार राजभाषा की चुनौतियां एक जटिल मुद्दा है जिसमें सभी पक्षों का ध्यान रखना आवश्यक है। भाषा न केवल संवाद का माध्यम है, बल्कि यह हमारी पहचान, संस्कृति और समाज का अभिन्न हिस्सा है। इसलिए हमें इन चुनौतियों का समाधान निकालने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। तो दर्शकों, आपसे कहूँगी कि जब हम हिंदी भाषा की बात करते हैं, इसकी चुनौतियों की बात करते हैं, इसकी संभावनाओं की बात करते हैं, तो हमें मिलकर काम करना होगा। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे साथ हैं हिंदी सलाहकार समिति भारत सरकार के सदस्य एवं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी परिषद के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र कुमार यादव जी। आपको साथ ही बताते चलूँ कि 10 जनवरी को जो हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, जिसकी शुरुआत 2006 से की गई, इसके प्रस्तावक भी आज के हमारे मेहमान हैं। तो जाहिर तौर पर बहुत लंबे समय से आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आइए स्वागत करिए हमारे साथ हमारे आज के विशेष मेहमान श्री वीरेंद्र कुमार यादव जी का। वीरेंद्र जी, अभिनंदन, स्वागत आपका कार्यक्रम में। आपके साथ हूँ मैं और बातचीत हिंदी के बारे में। तो सबसे पहला सवाल ये कि जो हिंदी भाषा की वर्तमान स्थिति है, उसे आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले जी, भाषा रक्षति संरक्षिता। आप अगर भाषा की रक्षा करते हैं तो भाषा हमारी रक्षा करेगी। हिंदी भाषा नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है। यह मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। हिंदी का विस्तार राष्ट्रीयता का विस्तार है, भाईचारे की भावना का विस्तार है, शिक्षा और समृद्धि का विस्तार है, और यह संस्कृति का विस्तार है। हम लोग हिंदी की बात करते हैं पर हिंदी में नहीं करते। हम संकल्प हिंदी की लेते हैं और विकल्प अंग्रेजी में ढूंढते हैं। आज हिंदी को सिर्फ प्यार ही की आवश्यकता नहीं है, हिंदी को आज व्यवहार की आवश्यकता है, प्रयोग की आवश्यकता है। क्योंकि बराबर मैं दूरदर्शन के माध्यम से भी दर्शकों को आह्वान करता रहता हूं कि पटना के बैंक जो हिंदी भाषी क्षेत्र में स्थित है, वहां के लोग किस भाषा में हस्ताक्षर करते हैं। तो जब मुझे आंकड़ा दिया जाता है कि 98.4% लोग अंग्रेजी में हस्ताक्षर करते हैं, तो मैं निश्चित रूप से आह्वान करता हूं कि एक संकल्प राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के लिए जरूर लें कि कम से कम हम अपना हस्ताक्षर, अधिकृत हस्ताक्षर हिंदी या मातृभाषा में करें। तो मैं समझता हूं कि राजभाषा पर बड़ी बड़ी बात करेंगे तो एक बड़ी सार्थक पहल होगी। और दूसरी बात जो आपने पूछा कि हिंदी औपचारिक है या आवश्यक है। हिंदी जब राजभाषा की ओर से बात देखता हूं मैं, बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि हिंदी राजभाषा की मसनद पर बैठकर जी,
और प्रोत्साहन, पुरस्कार के सहारे पगडंडी पर कुछ दूर तक बढ़ तो आई है। वास्तव में हिंदी राजपथ पर कब आएगी, आज इसके लिए ईमानदारी से सोचने की आवश्यकता है और समाधान ढूंढने की आवश्यकता है। बहुत बड़ी बात आपने कही और ये पंक्ति बहुत अच्छी लगी मुझे, जहाँ आपने ये कहा कि हिंदी पगडंडी पर तो आ गई है पर उसे राजपथ पर लाने की ज़रूरत है, और यहाँ हम सब की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। साथ ही एक बहुत बड़ा आह्वान किया आपने, और आपने कहा कि कम से कम हम अपना हस्ताक्षर जो है वो हिंदी में करें, और बहुत अच्छी लगी मुझे आपकी ये बात। लेकिन जब भी हम हिंदी के विकास की बात करते हैं तो बहुत सारी चुनौतियां दिखती हैं हिंदी के समक्ष, और हमने देखा भी, राजनीतिक स्तर पर बात करें, सामाजिक स्तर पर बात करें, सांस्कृतिक स्तर पर बात करें, चुनौतियां हैं। चूँकि आप इस पर लगातार काम कर रहे हैं तो चाहूँगी कि कुछ चुनौतियों की चर्चा करें, और साथ ही ये भी बताएं कि इसे सुलझाने की कोशिश हम कैसे कर सकते हैं। आपके दो प्रश्न एक साथ हैं। जरूर सर। तो पहले मैं चुनौती की बात करना चाहता हूँ जी, कि देश के स्वतंत्र होने के बाद महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े नेताओं ने नहीं चाहते थे कि अंग्रेजों के चले जाने के बाद देश में अंग्रेजी चले, क्योंकि और ये अंग्रेजी भाषा शासन की भाषा बने। इसलिए भारत के संविधान में 14 सितंबर 1949 को हमने राजभाषा हिंदी को बनाया। आशा की जाती थी कि हिंदी में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और शासन प्रशासन के काम भी होंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए हैं अब तक। क्योंकि जबकि मैं जब देखता हूँ तो आज़ादी से पूर्व राजपूताना रियासत थी, मध्य प्रदेश के राजवाड़े थे, वहाँ की राजभाषा हिंदी थी जी। काज की भाषा हिंदी थी। तो मुझे लगता है कि हिंदी को पूर्णतः राजभाषा नहीं बनने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक तो मैं देखता हूं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव देखता हूं, दूसरा देखता हूं कि प्रौद्योगिकीकरण, सूचना क्रांति, और अंत में मैं जो कहना चाहता हूं कि विश्व भाषा में अंग्रेजी की जो वर्चस्वता बढ़ी है, बिल्कुल उसने हिंदी या भारतीय भाषा को थोड़ा पीछे धकेलने का बिल्कुल सर काम किया है। और एक बात मैं अगर कहूं जी कि रोजगार की संभावनाओं के दो प्रमुख क्षेत्र होते हैं जी, एक सरकारी क्षेत्र और एक निजी क्षेत्र। तो मैं सरकारी क्षेत्र की अगर बात करूं जी जी, तो जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि हिंदी के लिए रोजगार के अवसर तो हैं, लेकिन संपूर्णता में बहुत ही अल्प हैं। जैसे आपने कहा ना, रोज़गार की आपने बातचीत की, तो संभावनाओं की तलाश हर जगह होती है। हम आएंगे इस बात पर भी और जानेंगे भी कि रोज़गार की संभावनाएं हिंदी में क्या है, और हिंदी में अपार संभावनाएं भी हैं। पर हिंदी जो हमारी भाषा है उसका हमारी संस्कृति से संबंध है, और मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगी कि योग जो है वो भी हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। और दर्शकों, जब हमारी संस्कृति में ये विशेषताएं हैं तो इसको अपने जीवन में शामिल करना हमारे लिए नितांत आवश्यक भी बन जाता है और हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होता है। तो फिर देर किस बात की, हर सुबह इसे अपने जीवन में, योग को अपने जीवन में शामिल करें। और फिलहाल हम आपको दिखाते हैं हमारा ये सेगमेंट योग बिहार। इंद्रियां घोड़े, मन लगाम और बुद्धि सारथी। योग के द्वारा हमें वो मार्ग मिलता है जहां पे आप रथी को यानी आत्मा को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य करता है, जिससे आपका शरीर स्वस्थ होता है। योग से हमारा शरीर स्वस्थ होता है, मन शुद्ध होता है और बुद्धि निर्मल होती है। तो आज का जो अभ्यास है, हम प्राणायाम का अभ्यास करना चाहते हैं। तो नमस्कार, मैं दिव्या आपका स्वागत करती हूँ योग के इस अद्भुत कार्यक्रम बिहार बिहान में। तो आज का जो प्राणायाम है, हम करने जा रहे हैं सावित्री प्राणायाम। तो इस प्राणायाम
को करने से पहले मैं लाभ बता देती हूँ। जैसे ही हम सांस लेते हैं हमारा डायफ्राम खुलता है और उसका प्रेशर हमारे लीवर पर, स्टमक पर, स्प्लीन पर, इंटेस्टाइन पे पड़ता है, मसाज होता है। और सांस खाली करते हैं तो हमारे लंग्स पर और हार्ट का मसाज होता है। तो सावित्री प्राणायाम के लिए सबसे पहले हम बैठ जाते हैं वज्रासन में। दोनों पैरों को मोड़ लेंगे और दोनों अंगूठा को आपस में सटा लेंगे, एड़ियां खुली हुई हो और आपका नितंब बीच में हो। दोनों हाथ कमर पर, जैसे ही हम हाथ कमर पर रखते हैं हमारा लंग्स पूरा खुल जाता है। अब क्या करना है, सांस को इनहेल करेंगे, सांस को लेंगे, 4 की गिनती तक सांस लेंगे और 4 की गिनती तक होल्ड करेंगे, रोकेंगे सांसों को, 4 की गिनती तक खाली करेंगे और 2 की गिनती तक होल्ड करेंगे। ध्यान रहे, हाई ब्लड प्रेशर वाले ज्यादा इसे होल्ड नहीं करेंगे, ना हार्ट पेशेंट वाले इसे होल्ड करेंगे। तो शुरू करते हैं सावित्री प्राणायाम। दोनों हाथ आपके कमर पर, धीरे से आंखों को बंद कर लेंगे, मन में ही काउंट करेंगे, 1 2 3 4, होल्ड, 1 2 3 4, 1 2, रिलैक्स। फिर से इनहेल, 1 2 3 4, होल्ड, 1 2 3 4, एक्सेल, 1 2 4 एंड होल्ड, 2। अब धीरे से आंखों को खोल लेंगे एंड रिलैक्स। हम 1 मिनट में 15 से 18 हम लोग सावित्री प्राणायाम करते हैं तो हम 1 मिनट में 8 से 7 बार 8 बार सांस ही ले पाते हैं। योग बिहान के पश्चात पुनः बातचीत हिंदी भाषा और चुनौतियां एवं संभावनाओं से जुड़ी हुई। आपको बताते चलूं कि आज हम बातचीत कर रहे हैं हिंदी सलाहकार समिति भारत सरकार के सदस्य एवं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी परिषद के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र कुमार यादव जी से। सर, बातचीत हम कर रहे थे हमारी हिंदी भाषा के समक्ष जो चुनौतियाँ हैं उसे जानना भी बहुत ज़रूरी है ताकि हम जो कदम है वो उठा सके। उस पर कुछ और प्रकाश डालना चाहेंगे? देखिए, हम अगर सरकारी सेवा के क्षेत्र में बात करें तो सरकारी क्षेत्र में जो हमें रोजगार उपलब्ध कराती है तो उसका एक प्रमुख अभिकरण है संघ लोक सेवा आयोग, जिससे हम उच्च पदों पर जाने का दरवाज़ा खुलता है। तो उसमें एक संसदीय संकल्प है 1968 का, उसको हम पूरी तरह लागू नहीं कर पाए हैं। तो उसमें चुनौती ये आ जाती है कि उसमें लिखा गया है कि किसी परीक्षाएं में हिंदी अथवा अंग्रेजी में से कोई एक विषय अनिवार्य है। तो एक विषय अनिवार्य है तो अंग्रेजी हर परीक्षाओं में हर पदों के लिए अनिवार्य है, हिंदी नहीं है। अंग्रेजी के बिना जाने हम उच्च पद पर नहीं जा सकते और हिंदी के बिना जाने हम उच्च पद पर जा सकते हैं। तो ये जब तक ये संसदीय संकल्प और संशोधित होकर परिष्कृत होकर लागू नहीं होगी तब तक हिंदी में जो रोजगार के अवसर हैं उसके बढ़ने की संभावनाएं तो अन्य माध्यमों से अधिक है, लेकिन जो सरकारी क्षेत्र में बढ़ने की माध्यम है उसमें थोड़ा कम होता है। क्योंकि इसी की वर्चस्वता के कारण अब देख रहे हैं कि नगरों में, गांव में, कस्बों में सरकारी स्कूल तो छोड़ दें, लेकिन सरकारी स्कूल में भी अब अंग्रेजी का बोलबाला बढ़ता जा रहा है और अंग्रेजी स्कूल जो हैं वो धड़ल्ले से खुलते जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग कई चीज़ें देखते हैं कि यह हटता क्यों नहीं है, उस स्कूल को खोलने वाले लोग कौन हैं। तो हम लोग जब जानते हैं कि कई उद्योगपति होते हैं, कई सांसद होते हैं, विधान पार्षद होते हैं, पूंजीपति होते हैं, उनका पैसा लगा हुआ रहता है और वो सचमुच में नहीं चाहते हैं कि अंग्रेजी माध्यम हटे।
यहाँ पर एक बात और जोड़ना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं जो अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है वो भी हावी हो जाता है, जैसे कि आपने शुरुआत में भी कहा कि वो प्रभाव डालता है हिंदी भाषा के विकास पर। साथ ही आपसे ना कुछ ज़रूरी बातें जानना चाहूँगी सर, क्योंकि आज आप हमारे साथ हैं। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी के पास संभावनाएं नहीं हैं, कभी कभी हमारे पास उसकी जानकारी भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, तो बहुत सारी संभावना है जी। मैं एक बिंदु के बाद उसी संभावना पे मैं आता हूँ। बताएं, जरूर बताएं। कि मैं एक संकल्प का, इसलिए मैं इससे बहुत जुड़ा हुआ रहता हूँ कि अगर ये संकल्प पूर्णतः लागू होगा तो अंग्रेजी की अनिवार्यता हट जाएगी। तो कई लोग कहते हैं कि अंग्रेजी की अनिवार्यता हट जाएगी तो पता नहीं देश में क्या बवाल आ जाएगा, ये मच जाएगा। लेकिन उससे एक बवाल जरूर आएगा कि जितने भी अंग्रेजी स्कूल हैं, माध्यम स्कूल हैं, वो जरूर ध्वस्त हो जाएगा। और निश्चित रूप से जब वो प्रारूप लेगा तो वो जो स्कूल खुलेंगे जो हिंदी से और भारतीय भाषाओं से, तो अपार संभावनाएं हिंदी और भारतीय भाषाओं का रोजगार में आएंगे। बिल्कुल। और मैं जरूर संभावना पर बताना चाहता हूं कि जब हम रोजगार के क्षेत्र में हिंदी की वर्तमान स्थिति और भविष्य पर चर्चा करते हैं तो मुझे लगता है कि भाषा भी एक उद्योग की तरह हो गया है। मेन जो आपने बताया कि भाषा का प्रयोजन मूलक स्थिति युवकों को बताना चाहिए, क्योंकि युवक नहीं जानते हैं। जैसे भी हमने बोला चुनौतियों में, तो चुनौतियां समझते हैं, लेकिन संभावनाएं भी जिस प्रकार से अंग्रेजी की झलक है तो उसके बीच, उसके चकाचौंध में भी हिंदी के रोजगार में बहुत संभावनाएं हैं। जैसे अंग्रेजी, अमेरिकन अंग्रेजी जो है जापान, चीन सब जगह छा गया है, तो हिंदी में भी उस प्रशिक्षण की आवश्यकता है, उसको भी उद्योग के रूप में लेने की आवश्यकता है। और जब उसको लेते हैं प्रशिक्षण में तो हिंदी की संभावनाएं कैसे बढ़ती है वो मैं बताना चाहता हूँ कि अमेरिका सहित विदेशी विश्वविद्यालयों, लगभग 150 विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई जाती है। और जब आपको बताऊं एक बात कि जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बुश जब अमेरिकन को हिंदी पढ़ने के सीखने को देते हैं तो उसमें आयाम लगता है। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि न्यूयॉर्क के विश्व हिंदी सम्मेलन में जी मैं उसमें शामिल था, और जब बान की मून ने हिंदी में भाषण शुरू किया तो समझा जाना चाहिए कि हिंदी का आयाम कितना बड़ा है। बहुत सही कहा आपने। और जब रोजगार की बात मैं करूं, चाहे मनोरंजन के क्षेत्र में आप देखें, फिल्म के क्षेत्र में देखें, पटकथा लेखक हैं, कथा संवाद लिखने वाले लोग हैं, तो हिंदी की कितनी आवश्यकता है, कितनी ज़रूरत है और कितने रोजगार इस मुहैया किए गए हैं। तो सशक्त संवाद लिखना है तो उसके लिए भी हिंदी की आवश्यकता है। और कई फिल्में जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा कि एक फिल्म है मनोरंजन रघुवंशी जी का, बॉलीवुड में हिंदी मीडियम, और एक गुलजार जी का है इस स्लम डॉग। ये तीनों फिल्में देखना चाहिए लोगों को, किस तरह से हिंदी की सशक्तता को हिंदुस्तान में कैसे प्रतिष्ठापित किया जाएगा। इसके बहुत बड़े आयाम हमको इस फिल्मों से भी देखने को मिलता है। और बहुत सारे जनसंचार के माध्यम है, वहाँ भी पत्रकारिता का माध्यम है। जितने भी चैनल थे आप लोग देखते हैं कि डिस्कवरी चैनल था, ज्योग्राफी का चैनल था, उस सब अंग्रेजी थे, अब सब हिंदी में प्रसारित होने लगे। फिल्में हिंदी में डब होकर आती है, चाहे विदेशी फिल्में हों, दक्षिण भारतीय फिल्में हों, तो हिंदी की प्रकाष्ठा बहुत आगे तक चली है। और प्रबंधन की बात देखें, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, वहाँ पर MBA BBA हिंदी में चलता है। और जब नई शिक्षा नीति आई है तो मध्य प्रदेश एक पहला राज्य बना है जहाँ चिकित्सा शिक्षा का माध्यम हिंदी किया है, और हमारा बिहार भी इस मामले में दूसरा राज्य बना है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है क्षेत्र के बारे में। और हिंदी के अधिकारियों की है, हिंदी अधिकारी हैं, उसके लिए आयाम खुले हैं। हिंदी अनुवादक हैं, हिंदी टंकक है, हिंदी आशुलिपिक है, तो बहुत सारे सरकारी आयाम में भी बनाए हुए हैं। और साहित्य का क्षेत्र तो ही है,
उसमें रोजी सृजन होता है। तो हिंदी का आयाम बहुत बड़ा है और आवश्यकता है कि इसको हम किस तरह से जनप्रिय, लोकप्रिय और रोजगार प्रिय बनाएं। जब तक हम हिंदी को, चूंकि मैं कहा करता हूं कि हमारा राजभाषा नीति और रोजगार नीति दोनों को सामंजस्य बैठाने की जरूरत है। जिस दिन राजभाषा नीति अगर हिंदी केंद्रित है और रोजगार नीति अंग्रेजी केंद्रित है, तो जब तक सामंजस्य नहीं बैठाएंगे तो मुझे लगता है कि रोजगार के अवसर और बढ़ाने के लिए इसको सामंजस्य नीति बनाने की आवश्यकता है, इसको व्यवहारिक भाषा बनाने की आवश्यकता है। और चूंकि मैं विश्व हिंदी सम्मेलन समन्वय समिति का सदस्य होने के नाते देश ही नहीं विदेशों में भी हिंदी का प्रचार प्रसार करने जाता हूं, तो कभी कभी मुझे लगता है कि उस सम्मेलन से कोई खड़ा होकर हमसे पूछ बैठे कि आप तो हिंदी का प्रचार प्रसार विदेशों में करने आ गए हैं, देश में इसकी स्थिति इतनी शिथिल क्यों है? तो हम क्या जवाब देंगे? अगर भारत में हिंदी नहीं होगी तो क्या विश्व में हिंदी हो सकती है? आज हिंदी को खास करके साहित्यकार मित्रों से मैं आग्रह बार बार करता हूं कि हिंदी को सिर्फ कहानी, कविता की भाषा बना के न रहें, हिंदी को साहित्य से भी आगे ले जाने की आवश्यकता है। हिंदी को ज्ञान ही नहीं, विज्ञान की भाषा, शासन की भाषा, प्रशासन की भाषा, न्याय और न्यायालय की भाषा बनाने की आवश्यकता है। और विश्व बाजार ने हिंदी की ताकत को पहचाना है। हिंदी अपनी ताकत को कब पहचानेगी? निश्चित रूप से इसके लिए राष्ट्रीय सोच बनाइए, मानसिकता बदलिए और पुनः यह आह्वान करते हुए कि ये राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के लिए कम से कम अपना हस्ताक्षर हिंदी और मातृभाषा में करिए। क्या बात है। और इतनी अच्छी बातचीत आपने बताई और इतने सारे सुझाव आपने दिए जिसको अमल में लाना बहुत ज़रूरी भी है, और हिंदी भाषा को उसका जो हक है वो दिलाना हम सब के लिए बेहद आवश्यक भी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने वक्त निकाला और कार्यक्रम में शामिल हुए। और मुझे लगता है कि जो बातें आपने आज इस थोड़े से वक्त में बताया वो हम सब के लिए नितांत आवश्यक है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। और दर्शकों, आपसे कहना चाहूँगी कि हिंदी भाषा में अपार संभावनाएं हैं, चुनौतियां हैं, लेकिन उससे भी अहम है कि हम स्वयं कोशिश करें, हिंदी भाषा को हम लोकप्रिय बनाएं, अपनी बोलचाल में ज़रूर प्रयोग करें, अपने कामों में ज़रूर प्रयोग करें, तो हिंदी हमेशा आगे ही रहेगी। अगर मैं बात करूं डिजिटलीकरण की, तो डिजिटलीकरण से हमारे जीवन के हर पहलू को डिजिटलीकरण ने प्रभावित किया है, और सच पूछिए तो बैंकिंग प्रक्रिया भी इससे अछूता नहीं रहा है। मैं कहूँगी कि बैंक में लगातार खड़े रह करके, लाइन लगा करके काम करना अब ये बीते दिनों की बात हो गई, क्योंकि हमारे पास इंटरनेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, एटीएम है, बहुत सारी सुविधाएं हैं जिससे बैंकिंग प्रक्रिया बहुत सरल हो गई है। तो चलिए आपको दिखाते हैं एक सॉफ्ट स्टोरी बैंकिंग प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण, और जानते हैं इन नई प्रक्रियाओं के बारे में। देखते हैं ये सॉफ्ट स्टोरी। भारत विविधताओं और विषमताओं से भरा देश है, जहां एक ओर तो हलचल से भरे सुविधा संपन्न महानगर है, तो दूसरी ओर आधुनिक टेक्नोलॉजी की सीमित उपलब्धता वाले विशाल ग्रामीण क्षेत्र भी हैं। आज ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के लिए मांग तेजी से बढ़ रही है। इसी कारण से हमारी सरकार ने महत्वाकांक्षी भारत नेट प्रोजेक्ट और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत की है, जिनका लक्ष्य अनेक मौजूदा योजनाओं को एकीकृत करना है। वास्तव में डिजिटल इंडिया से ही भारत में डिजिटल बैंकिंग को गति मिल सकती है। हमारे लिए बैंकिंग प्रणाली अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों का संचालन बैंक द्वारा ही होता है। भारत के लिए बैंकिंग प्रणाली एक स्नेहक का कार्य करती है, जो अर्थव्यवस्था के पहियों को घुमाती है। पिछले 5 सालों में भारत के डिजिटल क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं और हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डिजिटल बनने को तैयार है। धीरे धीरे हुए इस तकनीकी विकास का जबरदस्त असर हुआ है और पूरी बैंकिंग प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन देखने को मिल रही है। वर्तमान समय में लगभग सभी बैंकों ने डिजिटल सेवा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल कर लिया है। परिणाम स्वरूप सभी बैंकिंग सुविधाएं ऑनलाइन और मोबाइल उपकरणों में स्थानांतरित हो गई है। ग्राहकों को बैंकों की शाखाओं में जाने की जरूरत नहीं होती। वे ऑनलाइन ट्रांसफर, बिल भुगतान, खाता शेष जांच और अन्य सेवाएं आसानी से घर बैठे प्राप्त कर रहे हैं
और उनका समय भी बच रहा है। अगर हम डिजिटल बैंकिंग के इतिहास की बात करें तो यह 1960 के दशक में एटीएम और कार्ड के आगमन के साथ शुरू हुआ। 1990 के दशक में इंटरनेट के व्यापक रूप से उपलब्ध होने के साथ ऑनलाइन बैंकिंग आम बात हो गई। 2000 के दशक के शुरुआत में ब्रॉडबैंड और ई कॉमर्स सिस्टम में सुधार के कारण आधुनिक डिजिटल बैंकिंग का प्रसार हुआ। आगे स्मार्टफोन के बढ़ते उपयोग ने एटीएम मशीनों के बड़े चलते चलते लेन देन के दरवाजे सभी लोगों के लिए खोल दिए। डिजिटल बैंकिंग की प्रसिद्ध सुविधाओं में एटीएम, टैली बैंकिंग, ईसीएस, स्मार्ट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग आदि प्रमुख हैं। डिजिटल बैंकिंग आज लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। आज लोगों को रिचार्ज कराने, स्कूल फीस, इलेक्ट्रिक बिल, पानी बिल, गैस बिल या अन्य किसी तरह का भुगतान करने के लिए घंटों लाइन में नहीं लगना पड़ता। अब मोबाइल और इंटरनेट के इस्तेमाल से एक क्लिक पर घर बैठे सभी तरह का भुगतान संभव हो गया है। डिजिटल बैंकिंग उपभोक्ताओं को अब 24/7 बैंकिंग सुविधा उपलब्ध है। रिकॉर्ड के निगरानी के लिए आप किसी भी समय अपने खाता में लॉगिन कर सकते हैं और अपनी खाता संबंधी अधिकतम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डिजिटल बैंकिंग में उन्नत सुरक्षा तंत्र जैसे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और एन्क्रिप्शन का उपयोग किया जाता है। ये उपाय वित्तीय डेटा को सुरक्षित रखते हैं और धोखाधड़ी के जोखिम को कम करते हैं। आज ग्रामीण आबादी को डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का अत्यधिक फायदा मिल रहा है। अब तमाम तरह के सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे उनके खाता तक पहुंच रहा है। जन धन योजना ने भारत में प्रत्येक लोगों तक बैंकिंग सुविधा को पहुंचा दिया है। विशेषकर भीतरी ग्रामीण इलाकों में यह असर ज्यादा स्पष्ट है, जहां परंपरागत बैंकिंग सेवाएं लंबे समय से अवरोधों का सामना कर रही थी। डिजिटल बैंकिंग सेवाएं लोगों को बचत करने, निवेश करने और अपने वित्त को कुशलतापूर्वक मैनेज करने की शक्ति प्रदान करती है। ऋण और बीमा उत्पादों की सुलभता अप्रत्याशित परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान करती है, उद्यमिता की भावना पैदा करती है और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करती है। बहुत सारी ऑनलाइन सुविधा जैसे शॉपिंग करना, बस रेल का टिकट, जीवन बीमा, वाहन बीमा, टैक्स का भुगतान, जमीन के लगान का भुगतान या कोई भी रसीद कटवाना हो, अब घर बैठे कर सकते हैं। आज हमारे देश में 70 से 80% तक लेन देन डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से हो रहा है। इसने आम लोगों के जीवन को सरल बना दिया है। बैंकिंग प्रणाली का डिजिटलीकरण वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ, सुरक्षित और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके लाभ स्पष्ट हैं, लेकिन साथ ही इसके कुछ चुनौतीपूर्ण पहलू भी हैं, जैसे डिजिटल साक्षरता की कमी, साइबर क्राइम, तकनीक की कमी, जिनका समाधान आवश्यक है। भविष्य में जैसे जैसे तकनीकी नवाचारों में वृद्धि होगी, डिजिटलीकरण बैंकिंग क्षेत्र को और अधिक उन्नत और ग्राहकों के लिए अनुकूल बनाएगा। तो दर्शकों, संक्षेप में जानकारी बैंकिंग प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण से संबंधित इस सॉफ्ट स्टोरी के माध्यम से, और अब विस्तार से बातें इसी विषय पर हमारे आज के दूसरे आमंत्रित मेहमान से। आपको बताते चलूं कि इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर श्री आनंद कश्यप जी। आइए स्वागत करिए हमारे आज के मेहमान का। सर, अभिनंदन, स्वागत आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमस्कार जी। समय के बदलाव के साथ साथ बैंकिंग प्रक्रिया है, जो काम करने की शैली है, उसमें बहुत सारे बदलाव देखने को आए हैं। और मैंने दर्शकों से कहा कि एक वक्त हुआ करता था जब अगर आपको बैंक से पैसा निकालना है या जमा करना है या ट्रांसफ़र करना है तो फिर आप बैंक जाएं, अब वक्त निकालें, वहाँ खड़े रहें, अपनी बारी की प्रतीक्षा करें और तब आपका पैसा आपके पास आता था या आपका काम होता था। पर डिजिटलीकरण के साथ साथ बैंकिंग प्रक्रियाओं में बहुत सारी सुविधाएं आ गई हैं, तो यहीं से शुरुआत करूंगी। और किस तरह की सुविधाएं आई हैं, क्या नई बातें आई हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। डिजिटलीकरण न सिर्फ बैंकिंग का बल्कि आज के जीवन के हर पहलू का एक अभिन्न अंग बन गया है। बैंकिंग जिसका कि डिजिटलीकरण का इतना इफेक्ट हुआ है इस पे कि हम कह सकते हैं कि बैंकिंग बदल ही गई है।
हम आज से 10 साल 15 साल या 20 साल पहले की बात करें तो बैंक में काम कराने के लिए हो सकता है कुछ लोग छुट्टी लेके जाते थे कि आज हमें ये करना पड़ेगा, आज पूरा दिन 2 घंटे हो सकता है लाइन में खड़े रहना पड़े, कुछ लंबे चौड़े फॉर्म भरने पड़ेंगे, कुछ उसमें एक गवाह लेके जाना पड़ेगा, खाता खुलवाना है, इंट्रोड्यूसर की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन डिजिटलीकरण ने इन सब को बदल के रख दिया है। आज खाता खुलवाना है, कोई ब्रांच विजिट की ज़रूरत नहीं है। हमारे भारतीय स्टेट बैंक में एक योनो ऐप है, उसको आप डाउनलोड करके न सिर्फ ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं बल्कि आप खाता खोलने से शुरू करिए और खाता के जितनी भी सुविधाएं हैं वो आप ले सकते हैं। तो डिजिटलीकरण ने एक बैंकिंग परिवेश को बदल के रख दिया है, इसका परिदृश्य बिल्कुल बदल गया है। हमारे पास जितने भी ट्रांजैक्शंस हम ब्रांच में जाके करते थे वो सब हमारे फिंगर टिप्स पे अवेलेबल हैं, चाहे वो ट्रांसफ़र का हो, पैसे किसी को भेजने हो, चाहे वो बिल पेमेंट हो, चाहे वो हमारा एक नया एफडी आरडी जो बनाते हैं हम लोग अपने छोटे छोटे बचत को करने के लिए पहले जाते थे, एक फॉर्म भर के देते थे, फिर वो हमारे एक नया एफडी क्रिएट होता था। अब आज की डेट में हमारे पास ये सुविधा है कि हम पहले अपने ऐप के माध्यम से देख सकते हैं कि कौन सा कितनी अवधि के लिए कितना ब्याज दर हमें मिलेगा, ये हम करें या ना करें, सारी चीज़ों पे विचार करने के पास हमारे पास समय है क्योंकि हम अपने घर के कंफर्ट में बैठे हैं और उस बैंकिंग सुविधा का लाभ उठा रहे हैं जी। ये तो मेन स्ट्रीम बैंकिंग है। इसके अलावा जो भी एड ऑन प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट संबंधित सुविधाएं होती हैं, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो हमारा क्रेडिट कार्ड हो, सब चीज़ें एक डिजिटलाइजेशन ने सबको एक छोटे से ऐप में लाके खड़ा कर दिया है। जी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक छोटे से ऐप के माध्यम से मानो बैंक आपके सामने खड़ा है और आप जो चाहें, जो आपकी ज़रूरत है वो आप कर सकते हैं। पर एक कंसर्न और भी होता है, वो होता है लोन से जुड़ा हुआ, क्योंकि कभी ना कभी हमारी ज़रूरत होती है, हम लोन भी चाहते हैं ताकि हम व्यवसाय आगे बढ़ा सके, या पर्सनल लोन की बात होती है, तो क्या वहाँ पर भी इस माध्यम का फ़ायदा उठा सकते हैं? जी, आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है। आज के संदर्भ में न सिर्फ डिपॉजिट जो कि हमें जनरल ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सिर्फ ऐप के माध्यम से होते हैं, बल्कि लोन्स में भी बैंक में डिजिटलाइजेशन ने काफ़ी बड़ा एक रोल प्ले किया है। कुछ लोन्स जो हमारे जैसे एसएमई के और एमएसएमई के लोन है, उसमें सोर्सिंग का एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। जैसे हम जाते हैं किसी कस्टमर को, उनका बैलेंस शीट और वो सब देखते हैं, तो वो सब सोर्सिंग वाला पार्ट भी अब हमारे बैंक्स, और ना सिर्फ हमारे बैंक ने, जबकि सारे सिडबी का एक कंसोर्टियम है PSB Loans 59minutes.com, उसके थ्रू हम लोग उसका सोर्सिंग का पार्ट पूरा एक समझ लिए 59 मिनट्स विदिन 1 आवर, उसको हमने एक ये कर दिया है कि काफ़ी वो छोटा हो गया है। क्या बात है। और इसके अलावा ये तो एमएसएमई की बात है, रिटेल लोन्स में भी डिजिटाइजेशन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन्स हमारे जो सैलरीड सेगमेंट है उनके लिए बैंक लेके आती है, जो आपका पहले से सिविल स्कोर और ये सब सारी चीज़ें इंटीग्रेट करके आपके पास एक योनो में बैनर आता है, आप उसको 4 क्लिक के माध्यम से लोन अवेल कर सकते हैं, अपनी EMI सेट कर सकते हैं, आप अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो लोन्स के डिजिटल लोन्स में भी बैंक ने काफ़ी काम किया है। और इनफैक्ट मैं एक छोटा सा आंकड़ा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमारे स्टेट बैंक ने 17 लाख से ज़्यादा डिजिटल लोन सैंक्शन किए, सिर्फ रिटेल की बात कर रहा हूँ मैं। अरे बहुत बड़ी बात आपने बताई, क्योंकि यहाँ बड़ा सवाल आता है कि पैसा तो हमने निकाल लिया लेकिन पता नहीं हमें लोन मिलेगा या नहीं, और इतनी सुविधा से मिल जाएगा। और हमारे दर्शकों के लिए ये बहुत अच्छी बात है और बहुत जानकारी की बात है। सर, अगर मैं बात करूँ डिजिटल सुविधाओं की बैंकिंग प्रक्रिया में, तो बहुत सारी चीज़ों से हम परिचित भी हैं, UPI है, इंटरनेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, पर क्या कुछ नई चीज़ें भी आ रही हैं इस डिजिटलीकरण के द्वारा, जिसे आप बताना चाहेंगे? जी, मैं एक विशेष चीज़ के प्रति आप सभी को इसके बारे में जो सूचना देना चाहूँगा। इसका नाम है CBDC, जिसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के नाम से एक RBI ने एक ऐप किया है, जिसमें हम डिजिटल फॉर्म्स में करेंसी को स्टोर कर सकते हैं। जैसे हम पहले बैंक से अपने खाते से पैसा निकाल के लाते थे, अपने वॉलेट में रखते थे और बाज़ार में खर्च करते थे, ये उसी का एक डिजिटल फॉर्म है, जिसमें हम अपना एक वॉलेट होता है जिसमें हम करेंसी के रूप में 1 लाख रुपए तक स्टोर कर सकते हैं और 250 डिनोमिनेशंस का हमारे पास ऑप्शन होता है। इसमें एक पेमेंट की जहाँ तक बात है, तो हम किसी भी QR कोड को स्कैन करके इसको पेमेंट कर सकते हैं।
इसमें सबसे बड़ा जो हमारे पास बेनिफिट होता है वो एनोनाइमिटी का होता है, यानी हमको अपना कुछ भी किसी के साथ शेयर नहीं करता है। अगर हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं यूपीआई से तो हमारे पास ये चीज़ का तो है खतरा रहता है कि हमारी यूपीआई आईडी तो उसके ट्रांजैक्शंस में दिखेगी, लेकिन ये सीबीडीसी ऐसी चीज़ है कि एज गुड एज कैश लेन देन के बराबर है कि हमने पेमेंट किया लेकिन हमारी जो एनोनाइमिटी है वो बनी है। बहुत अच्छी बात आपने बताई और शायद धीरे धीरे चीज़ें सरल भी हो रही है और सुरक्षित भी हो रही है। यहाँ बात करूँगी कुछ चुनौतियों की। प्रक्रिया तो जरूर सरल हुई है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है या बुजुर्ग हैं जो बहुत अपडेट नहीं है तकनीक के साथ या जिनके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, वहाँ समस्या आती है। कैसे प्रयोग करें, क्या करना है, अगला स्टेप क्या होगा, तो यहाँ क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्या करना चाहिए? यहाँ पे चुनौती में सबसे बड़ी चुनौती जो हमारे पास है आज की डेट में, साइबर फ्रॉड्स जो टेक्नोलॉजी की आड़ में हम लोगों को धोखा देते हैं, उनकी जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी विकसित होती जाती है उनकी भी धोखा देने की तकनीकें विकसित होती जा रही हैं। तो उसमें हम लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इसके कई तरीके होते हैं जिससे वो फ्रॉडस्टर जो है फ्रॉड्स करते हैं। उसमें एक सबसे बड़ा तरीका ये है कि वो यूपीआई का बहुत ज़्यादा मिसयूज करते हैं। वो आपको कहेंगे कि आप ये क्यूआर कोड स्कैन कीजिए और आपके पास पैसा आ जाएगा, लेकिन कभी भी ये चीज़ हम लोगों को जानना चाहिए कि हम लोगों को स्कैन करके हम लोग पेमेंट करते हैं, पेमेंट उसमें लेते नहीं हैं। उसके लिए हम लोगों का क्यूआर कोड कोई स्कैन करेगा। इस पे कई सारे गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने और आरबीआई ने भी कई सारे एडवर्टीजमेंट किए हैं कि हम लोगों को स्कैन करके पेमेंट लेना नहीं होता है, पेमेंट देना होता है। इसके अलावा कोई भी अवांछित लिंक पे क्लिक नहीं करना है। कभी भी अपनी कार्ड्स का इस्तेमाल करते वक्त ये चीज़ ध्यान रखना है कि वो कार्ड हमने अपने हिसाब से इस्तेमाल किया है, किसी को उसको इस्तेमाल करने को नहीं दिया है, क्योंकि कार्ड्स की मॉर्फिंग होती है। इसी तरह इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड भी सुरक्षित रखना है, यूपीआई पिन को सुरक्षित रखना। इस तरह से इस्तेमाल करें। पब्लिक प्लेसेस में इस्तेमाल करते वक्त अतिरिक्त सावधानी बरतें। पब्लिक वाईफाई का प्रयोग करने से बचें। कभी कभार हमारा नेट नहीं चलता है तो हमें अगर कोई कहता है कि आप नेट ले लीजिए और पेमेंट कर दीजिए, तो उस समय में थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हो सकता है कि वो हमारे स्क्रीन की मॉर्फिंग कर रहा हो। तो ये सब चीज़ें सावधानी बरत के हम साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। जी जी। तो जैसे कि आपने बताया है ना कि ये जो साइबर क्राइम है इसके कारण भी जो बुजुर्ग हैं उन्हें प्रयोग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पर सतर्कता बेहद ज़रूरी है और सतर्क रह करके हम इन चीज़ों का बेहतर उपयोग भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि बैंकिंग प्रक्रियाएं सरल तो जरूर हो गई हैं पर वहां सजग रहने की भी बहुत आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद। और दर्शकों, आज हमने बातचीत की दो महत्वपूर्ण विषयों पर, हिंदी भाषा के समक्ष जो संभावनाएं हैं और साथ ही जो चुनौतियां भी हैं, और साथ ही जो बैंकिंग प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण से जो हमारे पास सुगम प्रक्रियाएं आई हैं और साथ ही वहाँ भी जो चुनौतियां हैं उन पर आधारित आपको जानकारी दी। सजग रहना बेहद ज़रूरी है और आगे बढ़ना भी नितांत आवश्यक है। आपकी सजगता की बात करूँगी, आपके सहयोग की बात करूँगी और आपसे गुजारिश करूँगी कि कैसा लगता है आपको हमारा ये कार्यक्रम बिहार बिहान, और क्या इसमें आप नया देखना चाहते हैं, हमें लिख भेजें। हम उस पर त्वरित कार्रवाई ज़रूर करेंगे और वैसे ही कार्यक्रम लेकर आपके साथ होंगे। इसके लिए नोट करें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 800001। हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। आज के लिए निहारिका को दीजिए अनुमति। हैव अ वंडरफुल डे। अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। नमस्कार।